नमस्कार, आदाब। हमारे साथ में है स्टूडियो में नैश नुसरत अली, जो कि एक्स क्रिकेटर रही हैं, समाज सेविका हैं और एक पॉलिटिशियन है। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब आपकी जर्नी के बारे में हम सबसे पहले ही जानेंगे कि आप एक्स क्रिकेटर कैसे बनी, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में कैसे आई, उसके बाद समाज सेविका में आपने वुमेन के ऊपर काफ़ी काम कर रही हैं। तो ये जर्नी जो आपकी रही, ये बदलाव जो है आपका, वो कैसे रहा? फादर मेरे नेशनल क्रिकेट स्पोर्ट्स में थे। पापा वो फुटबॉलर थे, तो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर हो करके उन्होंने मुझे काफ़ी बचपन से ही डेवलप किया। हम 5 बहनें हैं जी, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया कि ये खेलती बहुत अच्छा है, मजबूत है, तो स्पेशल डाइट्स मेरे ऊपर फोकस करना। उसके बाद वो चाहते थे मैं फ़ुटबॉल खेलूं, पर हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिकेट की तरफ था जी। तो हमने क्रिकेट को चुना। बहरहाल फादर ने बहुत हेल्प की हमारे फिटनेस के लिए। वो डेली हमारे साथ ग्राउंड जाया करते थे, तो हम दोनों सुबह सवेरे जल्दी तैयार होके बिफोर 5 o'clock हम लोग निकल जाते थे और फिटनेस करना, ट्रेनिंग्स करना। देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर जूनियर नेशनल टीम। क्या बात है। अंडर 15 खेला है, अंडर 16 खेला है, फिर अंडर 19 खेला है, फिर उसके बाद ओपन में खेला है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी जर्नी स्टार्ट होके डिस्ट्रिक्ट से लेकर के हम नेशनल प्लेयर बने। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आप एक मुस्लिम फैमिली से हैं, मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, तो आप 5 बहनें हैं और आप सबसे यंगेस्ट हैं, तो इसमें आपको कैसे अलाउ किया? फैमिली ने क्या सपोर्ट किया? खैर, आपको तो फादर ने ही पहले सपोर्ट किया, तो और क्या ऑब्स्टेकल्स आई और क्या? देखिए, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा मुझे जो सपोर्ट मिला वो मेरे मदर फादर से मिला, क्योंकि 2 चीज़ की लिटरेसी होना ज़रूरी है। एक जो हम एजुकेशन लेते हैं और एक जहनी, तो दोनों भी बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमें 5 बेटियां हैं। मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि ज़फ़र, हमारी बेटियां बेटों से बढ़कर काम करेंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। तो उन्होंने एक फ्रीडम दिया, फ्रीडम विद ट्रस्ट उन्होंने हमेशा रखा और आज तक वो चीज़ें चल रही हैं। तो हर्डल्स इस टाइप के ज़रूर आए थे कि लड़कियां हैं, आप बाहर भेज रहे हैं क्रिकेट में, हड्डी वड्डी टूट जाएगी। थोड़ा वो दंगल मूवी वाला सीन हमारे साथ कई बार हुआ, कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो जाएगा। और लड़कियां हैं तो मुस्लिम माहौल से कैसे? जी हाँ, लेकिन मेरे फादर ने ये कहा कि हमें हमारे बच्चों पे भरोसा है और शर्म और हया जो होती है वो आँखों में होती है, तो आप अपना परफॉर्मेंस दीजिए, बाकी आपके मॉम डैड सब संभाल लेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ दूसरे पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखें। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ मेरी मदर फादर का। मेरी मदर फादर की जब मैरिज हुई, मेरी मदर का सरनेम खान है, तो वो खानम लिखती हैं, महिलाओं में खानम लिखा जाता है। तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि अनीस साहब, मुझे मेरा सरनेम बड़ा पसंद है, तो आई डजंट वांट टू चेंज दिस, आई डोंट वांट टू चेंज दिस। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप रख लीजिए। तो ताउम्र मेरी मामा ने कभी भी अली सरनेम नहीं लगाया जी। मेरे फादर के नाम में अली रहा, मेरी मदर के सरनेम में अपनी अपनी खानम रहा, अपनी अपनी पहचान। अब हम 5 बहनें, तो मतलब 3 में अली है, 2 में खान है। अच्छा। तो जो सीख होती है उसकी पहली स्टेप आपके घर से ही होती है। परवरिश इतनी अच्छी रही, अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी रही, और एजुकेशन बहुत मैटर करता है। हाँ। जब तक आपके घर में लिटरेसी ना हो तब तक आप इन चीज़ों को फेस करना, इट्स रियली डिफिकल्ट जी। और शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए जी। सोच अच्छी है और exactly. सब कुछ माहौल अच्छा भी मिला तो फिर चैलेंजेस तो exactly. कोई भी फेस कर सकता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, एजुकेशन हुई, जो आपको एक अच्छा माहौल मिला। उसके बाद नेशनल लेवल खेलने के बाद आपका एक सामाजिक तौर पे वुमेन्स के ऊपर काम करना, समाज सेविका के तौर पर,
तो उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में जाना, तो ये चैलेंजेस क्या थी, ये बदलाव कैसे आया? एक्चुअली मैम मैं एनसीसी में भी थी, तो एनसीसी में जो हमारे कैंप्स होते थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा सोशल कैंप्स होते थे। हाँ, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, किस तरीके से आप किसी को रेस्क्यू करोगे, मदद करोगे, आप फिज़िकली कैसे स्ट्रांग रहोगे। तो कहीं ना कहीं हम जब क्रिकेट में, पहले सबसे पहले हम एनसीसी में आए, उसके बाद हम क्रिकेट में आए, फिर सोशल एक्टिविटीज़ में आए, देश की सेवा। हाँ, उसके बाद जब हमने देखा, एक हादसा हुआ था जम्मू में, कठुआ में, एक आसिफा नाम की बच्ची के साथ हुआ था जी। हमने मैम, वो मुझे लगता है 2014 या 15 की बात है, 16 भी हो सकता है, हमें उतना ठीक से याद नहीं है। तो हम सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एवरीवेयर, स्ट्रीट्स पे, चौक पे, शहरों में, हर जगह कर रहे थे, लेकिन कोई न्यूज़ ना दिखाए, कोई पेपर ना छापे, हमें कुछ ना करें। हम बड़े हताश हो गए थे। जब भी हम वो आसिफा की, जब हम वो फ़ोटो देखते थे, तो हम बहुत अपने अंदर एक जंग लड़ रहे थे कि हम कैसे इसको ला पाए, पर हम नहीं ला पाए। न्याय कैसे नहीं ला पाए, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं था, हम पॉलिटिकल नहीं थे। उसके बाद मैम हमने, उसके लिए हम दिल्ली आ गए, हम सारे फ्रेंड्स, और हम यहाँ जंतर मंतर पे बैठे। फिर यहाँ से हमारी वो पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई जी। तो वहाँ पर जो हमने एक 3 दिन का जो हमने भूख हड़ताल रखा, फिर उसको काफ़ी मीडिया ने थोड़ा बहुत कवर किया, पर हमारे पास कोई बैनर नहीं था, नहीं कुछ, हम तो सिर्फ स्टूडेंट थे, हमें कुछ नहीं पता था। घर वाले भी बड़े परेशान थे कैसे भेज दें, पर भेजा। तो वहाँ से ये सीखा मैंने कि जब तक आप अपने देश पे सिर्फ उंगलियां उठाते रहोगे कि हमारे देश में ये परफेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है, तो आप उंगलियां उठाते रहोगे। सो यू शुड पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। जैसे मेरे घर में गंदगी पड़ी है, मैं सिर्फ बोलती रहूं, तो जब तक मैं सफाई में अपने हाथ गंदे ना करूंगी, वो सफाई नहीं होगी। तो फिर हमने निर्णय लिया कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे। अच्छा, यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद काफ़ी आंदोलन आपने, मुझे लगता है कि 128 आंदोलन इतनों में आपने पार्टिसिपेट किया, तो क्या चुनौतियाँ आई, क्या क्या चैलेंजेस आई? ये तो एक मतलब क्या है, एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, एक्चुअली मैं नागपुर महिला कांग्रेस की पहली, मुस्लिम तो छोड़िए, पहली माइनॉरिटी से 40 साल में कोई महिला बनी, सबसे यंगेस्ट और माइनॉरिटी से पहले। चैलेंजेस तो थे, क्योंकि नागपुर दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती थी, बट आजकल लोग उसे आरएसएस हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता है। तो मेरे बेशुमार आंदोलन हैं। मैंने 2 साल 4 महीने के मेरे छोटे से कार्यकाल में मैंने तकरीबन 128 प्रोग्राम्स किए, जिसमें से 120 मेरे प्रोटेस्ट है, आंदोलन। वही तो मैं कह रही हूँ। उसमें, उससे क्या बदलाव आपको लगता है? जी हाँ, उससे काफ़ी बदलाव आया। जो मीडिया कभी ठीक से हमें जगह नहीं देती थी पेज पर, आंदोलन इस प्रकार के होने चाहिए कि वो लगे कि आंदोलन हो, उसमें आक्रोश होना चाहिए, आपकी उसमें आवाज़। जी हाँ, उसमें लोगों की तकलीफ दिखनी चाहिए, वो सिर्फ शो ऑफ नहीं होना चाहिए कि मुझे कैमरे के सामने आना, उसमें मुद्दे होने चाहिए। उसके बाद क्या क्या मतलब बदलाव आया? उसमें मैम एक चीज़ मैं कहूँगी, आंदोलनकारी वही सफल होता है जिसको कुछ खोने का डर ना हो, जो बेबाकी से आंदोलन करे। मैं उसमें बिलीव करती हूँ, और ये राइट्स मुझे मेरे संविधान ने दिया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। एंड आंदोलन करना, इट्स माय फंडामेंटल राइट्स। बदलाव आता है, लोगों में मैसेज जाता है। पहले ट्विटर पे, फेसबुक पे लोग मैसेज नहीं करते थे, फिर आंदोलन होता है, उसके नीचे कुछ मैसेजेस आते हैं, बदलाव होता है, अपनी अपनी सोच, जी हाँ, बदलती है। तो आंदोलन ये हमारा एक अधिकार है, और ये संवैधानिक राइट्स है हमारा, सो वी कैन, इसलिए मैं करती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स जी हाँ, आते हैं, बहुत मतलब बहुत प्रेशर भी होता है, दबाव का भी प्रेशर होता है जी। लेकिन मैंने कहा आंदोलनकारी वही सफल होता है जो प्रेशर को झेल सके। मैंने देखा आप सिलेंडर भी उठा लेती हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी,
तो अभी आप ने काफ़ी भारत यात्रा में भी काफ़ी उसमें पार्टिसिपेट करा। उससे आपको क्या लगा कि हर स्टेट में क्या क्या अलग अलग वुमेन को लेकर कैसे देखती हैं आप? देखिए, जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में गई तो मेरे साथ 35 महिलाएं थी नागपुर महिला कांग्रेस की। हमने एक भारत जोड़ो यात्रा की एक टी शर्ट बनाई, उसके पीछे नागपुर महिला कांग्रेस लिखा और पिंक दुपट्टा हमने डाला और हम चलते रहे यात्रा में। वहाँ मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने राहुल गांधी जी को 2-3 मुद्दे बताए और शाम की सभा में उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मैं आज एक महिला से मिला और उसने मुझे ये चीज़ों की हकीकत बताई। तो उस वक्त ये लगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो सच में आज देश में जो 10 सालों में जो डिफरेंसेस आ गए हैं, जाति के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, अमीर और गरीब के नाम पे, और महिलाओं के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज उस यात्रा में जाने के बाद मुझे लगा कि लोग मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर करके दिखाने वाला मेरा योद्धा राहुल गांधी, जिन्होंने करके दिखाया और हर महिला, हर दलित, हर पिछड़े, हर ओबीसी की बात को सुना। राहुल गांधी इज़ अ गुड लिसनर। जी, यहाँ पर बात आई कि जो आपने कहा कि महिलाएं काफ़ी जुड़ी, जो मतलब जो पुअर वर्ग के लोग हैं और महिलाएं हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए क्या चैलेंजेस आती हैं? तो आप क्या एक समाज सेविका के रूप में क्या चैलेंजेस आपके पास आती हैं, क्या क्या काम आते हैं आपके पास, कि किस विषय पे आप ज़्यादातर काम करती हैं? देखिए, महिलाएं आज भी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। उसकी सबसे पहली लड़ाई होती है उसके पैदा होते ही। कई बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता है कि वो बेबी गर्ल है। फिर उसके बाद उसका जन्म होता है, उसके बाद में उसका फ़र्क उसके घर में ही देखा जाता है। बेटे को अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाया जा रहा है आज भी ये चीज़ें हैं। तो आपके पास क्या मतलब हर टाइप की कंप्लेंट्स आती हैं। तो क्या करती हैं? मैं काउंसलिंग करती हूँ, जाके कन्वेंस करती हूँ, कुछ NGOs के साथ मिल करके कई जगह हम बच्चियों को एजुकेशन की तरफ हम उनका खर्चा उठाने की कोशिश करते हैं। उनको बुक्स, जो भी प्राइमरीज, जो एक उनकी नीड्स होती है, वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। कई बार मुझे डोमेस्टिक वायलेंस में उतरना पड़ता है। मुझे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि रात को 2 बजे भी किसी महिला का फ़ोन आता है कि उसके पति ने शराब पी करके उसको पीट दिया और पुलिस वाला भी उसकी कंप्लेन नहीं लेता है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। तो वक्त और घड़ी पर मैंने अपने आप को रोका नहीं है जी। जब भी अगर किसी को लगता है और हमें लगता है कि हम उस वक्त वहाँ पहुँच सकते हैं तो हम पहुँच जाते हैं। ये है। तो महिलाओं के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं इस तरह के, तो उनको किस तरह की हेल्प और आपको दी जाती है? एजुकेशन को लेकर कुछ है? देखिए, एजुकेशन को लेकर के भी है। जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चियाँ पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, पर बाप मजदूरी कर रहा है, माँ एडमिशन्स घर में काम कर रही है, नहीं कर पा रहे। तो जहाँ हमारे सोर्सेज होते हैं वहाँ हमने एडमिशन करवा ली। फ़ीस हम 4 फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया, कुछ हम डिवाइड कर लिया, फ़ीस भर दी। फिर अगले टर्म में भी यही किया। बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं जो हमसे हो पाता है, लेकिन इसको हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। नहीं, हाँ, क्योंकि तो आप किसी के लिए अगर कर रहे हैं तो उसको जता क्यों रहे हैं? शायद ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको उस काबिल बनाया होगा, लेकिन आप शो ऑफ करके क्या कर लोगे? मतलब क्या ही, सिर्फ थोड़ी सी आपको मार्केटिंग मिल जाएगी, नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको एक नेक काम कर रही हैं। हाँ, जब आप निकली हैं इस रास्ते पे आगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे है, कुछ नहीं है, बट हमारा फ़र्ज़ ये है कि अगर कोई हम तक आ रहा है तो हम उसके लिए आधी रात को खड़े हैं, वक्त देख कर नहीं। तो बाकी जो बड़ी बहनें हैं, तो आपने फैमिली के बारे में और बताइए कि क्या क्या अपने फैमिली के चैलेंजेस क्या क्या आए? फैमिली में ऐसे बहुत चैलेंजेस नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप सबसे छोटी हैं। हाँ, माई फैमिली इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। मतलब मेरी बड़ी बहनें, दे ट्रीट मी लाइक अ डॉटर, बिकॉज वी आर हैविंग अ
वेरी एज डिफरेंस, तो दे ट्रीट मी लाइक अ डॉटर एंड दे डू एवरीथिंग फॉर मी। तो मेरी को मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर तो मेरे 12 साल पहले गुजर गए। मदर मेरी अभी रिसेंटली मतलब 2.5 years पहले शी हैड अ ब्रेन स्ट्रोक। तो वो तो नहीं उसके रही। बाद क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस तो ये थे, जब फादर गुजरे तो लगता था कि मदर है, बिकॉज माई मदर वॉज वेरी स्ट्रांग लेडी जी। बट जब आज मैं घर लौटती हूँ तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि माँ नहीं है साथ। बाकी उनकी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो बहनों के लिए आपने क्या किया कि या वो भी आपकी तरह हैं? नहीं, दे आर वेरी शाय, दे आर वेरी लाइक, वो घर में ज़्यादा रहते हैं। बड़ी सिस्टर डॉक्टर हैं, एक सिस्टर अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुई हैं, बाकी 2 होमली हैं, मैरिड हैं। चारों बहनों की शादियां हो गई हैं। तो मतलब वो मुझसे बिल्कुल जुदा है जी। मतलब जितनी हम आउटस्पोकन हैं, आउटडोर हैं, दे आर नॉट, बट दे सपोर्ट मी लाइक एनीथिंग, दे आर लाइक माई बैकबोन। तो होता है। और एक मुस्लिम फैमिली से आने के बाद पहले लोगों ने बड़ा मतलब होता था, भाई ये तो इधर भी चली जाती है, ये भी करती हैं, वो भी करती हैं, ये भी पहनती, वो भी। लेकिन फैमिली स्ट्रांगली मेरे साथ खड़ी रही। अब कोई नहीं बोलता जी। क्योंकि जो बोलता था उनके भी काम करके दे दिए। अच्छा, नुसरत के और क्या क्या शौक हैं अपने पर्सनल? मुझे कभी कभार लिखने का शौक है। क्या लिखती हैं आप? मैं मोटिवेट करने के साथ मतलब लहजे से थोड़ा सा लिखना चाहती हूँ, क्योंकि स्ट्रगल जो होता है, और अगर आपको चंद लाइनें अगर मोटिवेट कर दें तो मुझे लगता है जो भी वो लाइन सुन रहा है उस वक्त आप उसके साथ खड़े हो। तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है। और मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। मतलब आई एम फाउंड ऑफ म्यूज़िक, ओल्ड म्यूज़िक, न्यू म्यूज़िक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जी। ड्राइव करना बहुत पसंद है। जी। काफ़ी लोग कहते हैं आप फॉर्च्यूनर चलाती हैं, ड्राइवर क्यों नहीं रख लेती हैं? मैंने कहा हाँ वो रख लेती हूँ, बट मुझे खुद मतलब बहुत पसंद है कि जितनी चीज़ें हो सके मैं खुद करूँ। और बाकी खाने की भी बहुत शौकीन हूँ, फूडी हूँ। जी। कुक भी कर लेती हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, और आजकल आपको क्या लगता है कि आजकल की यूथ्स को कैसे मतलब पॉलिटिक्स में आए, क्या क्या चुनौती हैं उसके लिए? मुझे लगता है कि जो इस खास करके महिलाएं, जी, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे युवा हो, मैं चाहूँगी कि आप लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, क्योंकि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। हम करेंगे परफेक्ट, मैं नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं। आई बिलीव इन अ टीम वर्क ऑलवेज। और किसी भी चीज़ पे पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है। और आजकल जिस टाइप की राजनीति का स्तर जो इतना गिर गया है, तो प्लीज़ युवाओं से मेरी अपील है, महिलाओं से, प्लीज़ कम आउट फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एवरीथिंग। कोई भी चीज़ की पहले आप तस्दीक कीजिए, उसकी मालूमात कीजिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आपका देश जलता रहे, तभी उनकी सियासत गर्म रहेगी। तो ये ना करें। सच कभी भी परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो सच तक पहुँचे, और सच का सामना करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और जिस दिन आपने वो कर लिया, उसके सुकून की बात ही अलग है। तो क्या करना चाहती हैं और अपने हिंदुस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से नेशनल सेक्रेटरी हूँ, कश्मीर की इंचार्ज हूँ, कश्मीर और कारगिल की। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए आप लोग सिर्फ रील स्क्रॉल करने की बजाय आप लोग कुछ करें देश के लिए। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी देती है, मेरा देश, मेरी पार्टी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी देती है, तो मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ।
और युवाओं के लिए। और ऐसा नहीं, उसके बाद जो बुज़ुर्ग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, मेरे लिए सबसे पहले ह्यूमैनिटी इज़ माय फर्स्ट रिलीजन। वो हिंदू मुस्लिम मेरे लिए दैट डजंट मैटर। आई बिलीव इन अ ह्यूमैनिटी फर्स्ट। तो कश्मीर में क्या क्या चैलेंजेस आए वुमेन्स के लिए और क्या क्या एक्टिविटीज़ आप वहाँ करती हैं वुमेन्स के लिए, कैसे काम करती हैं? सबसे पहले कश्मीर में जब आज से मैं 5-6 साल पहले जाया करती थी तो महिलाएं तो छोड़िए, पुरुष भी कैमरे के सामने नहीं आते थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी वीडियोस हैं, महिलाएं फ्रंट में आके अपने मुद्दे रख रही हैं, बता रही हैं, एंड दे आर वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स राहुल गांधी। वहाँ पर आप एज अ सोशल वर्कर क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या कश्मीर में? देखिए तो हमारी जी वहाँ की हमारी जो स्टेट प्रेसिडेंट है शमीमा रैना जी, उनके साथ मिल कर के स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं कि महिलाओं को ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज कराए जाएं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। उनको सिलाई मशीन चलाना सिखाते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, फिर एक कैंप करके उनको वो मशीनें भी मतलब MSME के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उनको काम देते हैं। अभी हमारा सैनिटरी पैड्स का चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का वहाँ पे। तो महिलाएं इस देश की आधी आबादी है, शायद उससे ज़्यादा भी, मोर देन 50%। तो उनको एम्पावरमेंट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूथ्स वहाँ की, बिल्कुल। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है अंजलि जी कि जब मैं कश्मीर के दौरे पे जाती हूँ, सबसे ज़्यादा महिला युवा नेता निकल आ रही हैं, सबसे ज़्यादा जी। और उनमें जज्बा है काम करने का। जो बोला जाता है कि मुस्लिम महिलाएं और स्पेशली कश्मीर की महिलाएं जी कहा जाता कि कंजर्वेटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं वहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रही हूँ। कौन कौन से गांव गई आप, विलेजेस वहाँ पे? मैम मैं वहाँ पे कुलगाम गई, मैं वहाँ पे कुपवारा गई हूँ, मैं बडगाम गई हूँ, मैं पुलवामा गई हूँ, मैं अवंतीपुरा में मेरी मीटिंग रही है, पामपुर गई हूँ, शोपिन गई हूँ, सोपुर गई हूँ मैं, मतलब मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, बारामूला गई हूँ, अनंतनाग गई हूँ, मेरे सारे दौरे कंप्लीट हैं। और क्या महिलाओं में वहाँ पे एक जोश है मैम काम करने का। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मतलब कोई नहीं बोल सकता है कि कश्मीर की महिलाएं पीछे हैं किसी राज्य से, बोल ही नहीं सकता। मुझे बिठाइए उनके सामने। तो अलग अलग राज्यों में ऐसा लगा आपको जैसे? अरे मैम मुझे कश्मीर की महिलाएं बहुत एक्टिव लगी। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जरूर। फरवरी में मेरा एक दौरा था कुपवारा में। कुपवारा में बहुत बर्फ़ होती है, तो हमारी जहाँ पे मीटिंग थी तो वहाँ पे वो कह रहे थे 3-4 फीट बर्फ़ है, और प्रेडिक्शन हो गया कि सुबह हमारी मीटिंग थी और सुबह रात को अच्छी हेवी स्नोफॉल होने वाली है। 2 महिलाएं, उसमें से एक बड़ी युवा थी और एक बुजुर्ग थे। जब मैं वहाँ पहुँची, मेरी गाड़ी वाड़ी भी फंस गई वहाँ पे बर्फ़ में। हाँ। हम पैदल चल के वहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ 2 महिलाओं को मैसेज आ गया था, मोबाइल नहीं था उनके पास, स्मार्टफोन। किसी ने बताया अरे तुम्हारी तो मीटिंग है पर बर्फबारी होगी तो तुम पहुंच नहीं पाओगे। महिलाओं की वो जिस गांव में थी वहाँ पे 8-8 फीट बर्फ होती है। जी जी जी, वहाँ आप और भी यकीन ठंड बहुत ज़्यादा होती है। जी बहुत माइनस टेम्परेचर था जब मैंने मीटिंग की वहाँ। वो महिलाएं जब मैसेज पड़ा वो रात शाम को ही निकल गई और किसी के उन्होंने स्टे कर लिया कि सुबह की मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए जज्बा, मतलब इतनी ठंड है, बर्फ है, इतनी ठंड में वो किसी के घर पे स्टे कर ली, क्योंकि मीटिंग हमने गांव में लगाई थी। ये नहीं कि कोई शहरी इलाका था कि वहाँ होटल था। बहुत दूर है, कुपवारा बहुत दूर है, बिल्कुल मतलब एंड का इलाका होता है वो। बिल्कुल। हाँ, मैं बांडीपुरा में मीटिंग की हूँ। बांडीपुरा में बड़ा ज़बरदस्त, मतलब दिन के टाइम भी इतनी ठंड थी कि काँप रहे थे, लेकिन मैं आपको वो मीटिंग के वीडियो फोटोज दिखाऊंगी। हुजूम था महिलाओं का, मतलब they want to do something। या वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, एंड इट्स अ गुड साइन। वैसे भी 33% आरक्षण जो भी आया है तो उसमें महिलाओं को भागीदारी मिलने वाली है। 10 में से 3 सीट महिलाओं की रहेगी। तो आपके फ्यूचर प्लान्स अब क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम
लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे पार्टी जो मुझे लाइन देगी, बट मैं पर्सनली, हाँ पर्सनली मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती हूँ डेफिनेटली। और उसके बाद में मैं ये चाहती हूँ जिस दिन मैं MLA MP बनी, मैं ये चाहती हूँ सबसे पहले जितने कोचिंग क्लासेस हैं, जितने भी हैं, जो गरीबी तबके के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मार्कशीट से हम एक फ़िल्टर लगाएंगे और देखेंगे कि कितने बच्चे अच्छा पढ़ सकते हैं बट फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उनको UPSC का प्रिपरेशन मैं फ्री में कराना चाहती हूँ। सबसे पहला मेरा टास्क होगा, क्योंकि आपने कहा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, हर चीज़ के लिए एजुकेशन। दूसरा, महिलाओं के लिए किस तरीके से आप उनको डेवलप कर सकते हो इकोनॉमिकली। सिर्फ ये नहीं 10 साड़ियाँ लाई बांट दी, कंबल लिया बांट दिया ना, उनको जी हाँ इंडिपेंडेंट, कि वो अपना वजूद बना सके और उसको आगे तक कायम रख सके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने अपने चैनल पे बुलाया मुझे, यहाँ पे बहुत कुछ मेरी बातें आपने सुनी और अब आप अपने चैनल के माध्यम से उसे पब्लिकली लेके जाएंगी। सो आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर। थैंक यू।